नमस्कार। सवाल आज का देखने अवसर मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजे से इस वक्त की बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। बीते 4 दिनों से पीओके की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन जारी है और अब ये आंदोलन पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ खुली नाराजगी में बदलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा विवाद पीओजे के विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर शुरू हुआ, जिन्हें जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में बसे शरणार्थियों के लिए रखा गया था। पीओजे के सुप्रीम कोर्ट ने इन सीटों को खत्म करने की मांग खारिज कर दी, जिसके बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ जैसे इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, बाजार और स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि पाकिस्तान सेना और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। दूसरी तरफ पीओजे से बाहर लंदन और न्यूयॉर्क तक पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पीओजे में पाकिस्तान विरोधी गुस्सा अब बड़े राजनीतिक संकट में बदल रहा है? तो इस पे चर्चा भी करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे वहां की, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। क्या चाहते हम क्या चाहते हम क्या चाहते है हक हमारा है हक हमारा हम चेंज। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजे में इन दिनों हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। रावलकोट समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजनीतिक अधिकारों, प्रशासनिक बदलावों और कथित भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और नारों ने इस पूरे आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में विधानसभा की आरक्षित सीटों को खत्म करना, स्थानीय अधिकारों की बहाली और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव शामिल बताए जा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी यह आरोप लगा रहे हैं कि पीओजे की राजनीति और संसाधनों पर बाहरी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को अपेक्षित अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC से जुड़े नेता कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रशासन ने संगठन के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कुछ नेताओं पर राजद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत केस दर्ज किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर बल प्रयोग किया, जिसमें लोगों के घायल होने और मौतों की खबरें भी सामने आईं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। प्रदर्शनकारियों के नारों में पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी उल्लेख सुनाई दिया। दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC और क्षेत्रीय परियोजनाओं को लेकर भी स्थानीय स्तर पर असंतोष की बातें सामने आती रही हैं। कुछ स्थानीय समूहों का आरोप है कि इलाके के संसाधनों का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि पीओजे में बढ़ता असंतोष पाकिस्तान के लिए राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर चुनौती बन सकता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार इन प्रदर्शनों को कानून व्यवस्था का मुद्दा बताते हुए सख्त रुख अपना रही है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और लगातार विरोध प्रदर्शन यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और संवेदनशील हो सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता अपनाती है या फिर सख्ती की नीति जारी रखती है। चलिए रुक करते हैं चर्चा का। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं इन बातों को। दो खास मेहमान हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद सर। और करोड़ी सिंह हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत मैं करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के साथ। सर, पीओके में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती से पाकिस्तान सेना की चिंता कितनी स्पष्ट दिखती है, और जो वहां पर हालात उत्पन्न हुए हैं, जो दमनकारी नीतियां हैं पाकिस्तान की, वो कितनी बड़ी चिंता का विषय है?
साहिल, इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके में इस बार जो आम आवाम है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के खिलाफ बहुत अच्छा खासा नाराज है। प्रदर्शन इतने जोर से हो रहे हैं कि आज तक 1000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और अलग अलग सूत्रों के अनुसार 46 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब हो क्या रहा है इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि जब देश आजाद हुआ और पीओजे को पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा लिया, रजाकार का इस्तेमाल करते हुए, ट्राइबल्स का इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान की आर्मी का इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद से पाकिस्तान की जो सरकार है, जिसमें कि हमेशा से पंजाब के सुन्नी मुस्लिमों का दबदबा रहा है, उन्होंने पीओजे के लोगों को, काफी हद में उसमें शिया लोग भी हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा है। तो ट्रीटमेंट उनको उसी तरह से दिया जाता है। भारत के कश्मीर की तुलना में अगर हम भारत के कश्मीर में जाएं तो देखेंगे कि दूर दराज के गांवों में कितनी डेवलपमेंट हो गई है। स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं, मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं, सड़कें बन गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ पीओजेके में नजर नहीं आता। वहाँ पे इन्फ्लेशन काफी हाई है, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। उनकी सरकार ने कोई भी, होता है ना, स्मॉल एंड मीडियम कारखाने या कुटीर उद्योग, उनको बढ़ावा नहीं दिया है। तो पीओजे के लोग परेशान हैं। और उस पे सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि कमर तोड़ने वाली बात ये लगती है हमेशा उनको कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 12 सीटें पीओजे के लिए ऐसी रिजर्व की हुई हैं जहां वो लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है जो कि हैं तो पीओजे के, लेकिन पिछले 70 साल से 40, मुजफ्फराबाद, लाहौर तो रह नहीं रहे हैं पीओजे में। तो होता क्या है कि इन 12 सीटों के वजह से पीओजे के लिए लोग बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं भाई 12 सीटें रखो, लेकिन उनके लिए रखो जो कि पीओजे में रह रहे हैं। जी जी साहिल। जी बिल्कुल सर। मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, और रुख करता हूँ करोड़ सिंह सर का। सर, आप किस तरह देख रहे हैं इन हालतों को? क्या भारत का स्टैंड होना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर? वहां के लोग भारतीय प्रधानमंत्री की नीतियों से काफी खुश नजर आ रहे हैं, ऐसे कुछ सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी। और बहुत से फोन कॉल्स भी यहाँ के नेताओं को आए हैं कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। पर क्या लगता है आपको कि वो समय आ चुका है कि कोई बड़ा स्टेप उठाया जाए? देखिए साहिल, देवनाथ सर और मैं तो सामान्यतः एक जैसा ही दृष्टिकोण, एक जैसे सोच के हैं, इसलिए डिबेट तो नहीं होगी। लेकिन हम एक दूसरे को सप्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। कुछ सूचनाएं वो दे सकते हैं, कुछ सूचनाएं मैं दे सकता हूं, और फिर हम अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। अगर इस स्थिति को समझे तो तीन तरीके अच्छी तरह से। एक तो भारत का दृष्टिकोण क्या है, वो बहुत सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं। फिर जो पीओजे के है, वहां के लोगों का क्या दृष्टिकोण है, वो क्या चाहते हैं, उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा एम्बिगुअस है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले मैं थोड़ा सा समय भारत और कश्मीर जो पीओजे के वालों का दृष्टिकोण लूंगा, बहुत कम समय लूंगा। एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वो कैसे जटिलता बनाता है, किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी वहां के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और पीओजे के लिए भी। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट है भारत का, अन एलिनिएबल पार्ट है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और फिर भारत की संसद ने यूनानिमसली रिजोल्यूशन पास कर दिया। तो भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। और भारत ये भी कर रहा है कि जो अभी जेके की असेंबली है, उस असेंबली में 24 सीट पीओजे के लोगों के लिए खाली हैं, वो वहां क्यों चुनाव नहीं होता। इसका अर्थ है कि भारत स्पष्ट रूप से उनको अपना मानता है। अगर वो एरिया हमारा है तो फिर वो हमारे सिटीजन नहीं हो सकते क्या? भारत को ये भी मानना चाहिए कि इंडियन सिटीजन है, भारत के नागरिक हैं।
अगर वहां अत्याचार होता है, जैसे 50 से ऊपर लोग मर गए बता रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो भारत को निश्चित रूप से प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्या मिलिट्रीली भारत आज की स्थिति में इंटरफेरेंस कर सकता है? मेरे ख्याल से भारत उस सीमा तक तो नहीं जाना चाहेगा आज की स्थिति में, जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन है और रीजनल स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से भारत को विरोध करना चाहिए, ये तो भारत की स्थिति है। वहां पीओजेके के लोग हैं, वो कोई आज से आंदोलन नहीं चला रहे हैं, जी। वो दशकों से आंदोलन चला रहे हैं। और उनकी जो एक उन्होंने संगठन बनाया, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, वो नॉन पॉलिटिकल है, उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है। उनकी डिमांड है अपने वेलबींग के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए 38 डिमांड उन्होंने रखी। 35 डिमांडों पे जो सामान्य थी, वहां के वेलबींग के लिए, टैक्स शेयरिंग के लिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी रॉयल्टी के लिए, उस पर थोड़ी बहुत सहमति बनी है। जो 3 आधारभूत मांगे हैं, जो पीओजेके का स्टेटस है उसको लेके, उन पे बिल्कुल सहमति नहीं बनी है और बनेगी भी नहीं। तो सबकी बड़ी जड़ है वो 3 मांगे हैं जिन पे बिल्कुल सहमति नहीं बनेगी। तो ये पीओजेके के लोगों की है। अब जो मेन चीज है वो पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान ने क्या किया कि एक तरफ तो जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो गिलगिट बाल्टिस्तान, उसको स्पेशल ऑटोनोमस रीजन बना दिया। दूसरा जो पार्ट है उसको आजाद कश्मीर बना दिया। और उसमें आजाद जो स्पेशल बनाया, जोन बनाया है, जिसको स्पेशल ऑटोनोमस रीजन बनाया, उसका चुनाव अलग होता है। अभी 5-7 दिन पहले चुनाव हुए हैं, वहाँ किसी की सरकार नहीं बनी है और पाकिस्तान की नेशनल लेवल की पार्टियां वो सब वहाँ कंटेस्ट करते हैं। खैर वहाँ का किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा ये तो आप और हम आगे देखेंगे। जो दूसरा आजाद कश्मीर है, इसको वो कहते हैं कि ये अलग देश की तरह से है, यहाँ राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो आप और हमारे को ऐसा लगता है वास्तव में आजाद कश्मीर होगा, क्योंकि ये पार्ट है वो पाकिस्तान का जो संघीय ढांचा है, जिसमें जैसे सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा, उसकी तरह से प्रोविंस नहीं है। तो आप और हमारे को या दुनिया को ये लगता है कि वो आजाद कश्मीर को अलग से देश मानते हैं। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। वो एक तरह का इसको कोलोनाइज कर लिया है, कॉलोनी बना लिया है। और कॉलोनी किस तरीके से बनाया है उसने, एक तो याक्सान सिस्टम है। याक्सान सिस्टम का ये हो मतलब है कि जो पाकिस्तान की मेन गवर्नमेंट कानून पास करती है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की आर्थिक नीतियां हैं, वो सब यूनिफॉर्म। यकसान का मतलब होता है यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल, सिमिलर नहीं, सिमिलर से भी आगे बढ़े, यानी सेम चीज जो पाकिस्तान में हो रहे हैं वो ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो ये एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अलग से आजाद कश्मीर का मतलब नहीं है, असेंबली बनाने का मतलब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाने का मतलब नहीं है। तो ये स्थिति है। दूसरा यह है कि जो कंपोजिशन किया है उन्होंने, उसमें जो 12 की बात है वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 12 वो रिजर्वेशन वाले हैं जो रिफ्यूजी के रूप में इधर से गए हुए हैं विभाजन के समय के, जब कश्मीर का विभाजन हुआ उस समय उधर चले गए थे। वो बड़ा मुद्दा नहीं। बड़ा मुद्दा है कि वो इसको अपने एक कॉलोनी के रूप में मान रहे हैं। अगर वो उसको स्टेट मान ले पंजाब के रूप में तो भी कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो इनका जिस तरह से एक सब स्टैंडर्ड लेवल पे ले आए हैं पीओके को, और उसमें देखिए जब कोई भी वहां के कानून और यहाँ के इनके कानून में अगर डिफरेंस हो तो उनको वीटो करने का अधिकार है। आजाद कश्मीर के लिए अलग से एक काउंसिल बना रखी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, पाकिस्तान के कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर वाइस चेयरमैन है और नॉमिनेटेड मेंबर हैं। वो तय करते हैं कि क्या करेंगे। तो यहाँ एक तरफ असेंबली और सब हैं, लेकिन वो आजाद कश्मीर का एक फ्रॉड उन्होंने क्रिएट कर रहा दुनिया को दिखाने के लिए कि ये अलग देश है और कश्मीर पूरा आजाद रहना चाहता है। इससे अच्छा तो है वो प्रोविंस बना ले, तो इनके साथ इतना अन्याय तो नहीं होगा जैसे पंजाब वालों के साथ, सिंध के साथ हो रहा है, वैसा ट्रीटमेंट तो होता, वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए उनकी ये शिकायतें हैं जो अभी जिसको हम कहते हैं आजाद कश्मीर, पाकिस्तान के हिसाब से, हमारे हिसाब से पीओजे के है। यहाँ वालों को एक डिग्निफाइड तरीके से उनकी गरिमा को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में उनकी डिमांड यह है कि हम कॉलोनी नहीं है, कॉलोनियलिज्म का जमाना गया, उपनिवेश नहीं है पाकिस्तान के। क्योंकि जिस तरीके का पाकिस्तान उनके साथ बर्ताव कर रही है, डीजी को वो अपॉइंट करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को पाकिस्तान अपॉइंट करेगा, असेंबली, यहाँ की असेंबली के पास कुछ नहीं है राइट, उसके कानून वहां के होंगे। और फिर और असेंबली 32 ऐसी चीजें हैं जिन पे प्रोहिबिटेड है कि पीओजेके की असेंबली कोई कानून बना ही नहीं सकती। और 22-23 ऐसे इश्यू हैं जिन पे सब्जेक्ट हैं जिन पे प्रायर परमिशन लेके ही कानून बना सकती है। तो फिर यहाँ की लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? अगर आपने इतने मुद्दे, इतने इश्यू ऐसे बना दिए, इतने पॉइंट बना दिए हैं कि 32 पे तो आप कानून बना ही नहीं सकते, 22 को आप परमिशन लेके बनाओगे, फिर वो करेगी क्या असेंबली? तो जिस तरीके का इन्होंने पाकिस्तान में आजाद कश्मीर का बर्ताव कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली और इवन यूं कहूं मैं आपको इकोनॉमिकली भी कॉलोनी बना लिया है। लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि यहाँ भी जो चुनाव होते हैं, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में हुए, यहाँ जुलाई में चुनाव होने हैं, तो वही पाकिस्तान की पीपी है, मुस्लिम लीग है, या जो इमरान खान वाली तहरीक इंसाफ पार्टी है, वही चुनाव लड़ती हैं, वही सरकार बनाती हैं। फिर भी यहाँ ऑटोनॉमी नहीं है। जब लिमिटेड ऑटोनॉमी नहीं है, पंजाब असेंबली की ऑटोनॉमी उतनी नहीं है, तो फिर आजाद कश्मीर का नाम क्यों दे रखा है? वो ये कहते हैं हमारी तो कॉलोनी है ये, या हमारा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। तो जो डीप रूटेड डिसकंटेंट है, नाराजगी है लोगों की, तो केवल एक मुद्दा नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। जैसे बहुत से देशों ने, यूरोप की कॉलोनियां थी अलग अलग, जैसे हमने भी अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, लगभग वैसी स्थिति है, एक तरह का स्वतंत्रता आंदोलन है। और इसी तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ था, बांग्लादेश ने यही कहा था हमें तो कॉलोनी बना लिया पाकिस्तान ने, इंटरनल कॉलोनी था, रिसोर्सेज पूर्वी पाकिस्तान के यूज करते थे वेस्ट पाकिस्तान में, इसीलिए बांग्लादेश बना था। उनकी भी डीप रूटेड डिसकंटेंट थी, लगभग उससे सिमिलर डिसकंटेंट आजाद कश्मीर के हैं, उसकी वजह से ये सब हाल बिगड़ रहा है। जी साहिल। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की ओर। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने भी अब अपना कड़ा रुख दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सीधे फोन पर बात कर खाड़ी क्षेत्र में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। इस कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी, जिसके बाद नई दिल्ली ने साफ कहा कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाली कोई भी कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती। दरअसल ओमान तट के पास भारतीय क्रू मेंबर वाले कई जहाज हालिया तनाव के बीच हमलों का शिकार बने। अमेरिका का दावा कर रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे जहाजों पर ड्रोन हमले की कोशिश की, जबकि ईरान लगातार खुद को सही ठहरा रहा है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित अंतरिम समझौते की खबरों ने नया भूराजनीतिक समीकरण खड़ा कर दिया है। चर्चा करते हैं, 2 खास मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और उनसे भी समझेंगे इन सब बातों को। सर, ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ता तनाव, सैन्य तनाव भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, और जिस तरह की बातें रखी गई हैं एस जयशंकर द्वारा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? ग्रुप कैप्टन यू के देना सर। हाँ साहिल, देखो, भारत तो हमेशा ये चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहे, क्योंकि भारत तो अपने कच्चा तेल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ स्टेट से इंपोर्ट करता है। भविष्य में क्या कहा, हम ईरान से भी इंपोर्ट करेंगे। हो सकता है अगर अमेरिका ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाया है उनको भी आस्ते आस्ते हटाना शुरू कर दे, तो हो सकता है अमेरिका भारत को भी एक मौका देगा कि हम भी ईरान से कच्चा तेल गैस आयात करें। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये जो इंडियन ये जो शिप पर अटैक हुआ जिसमें कि 24 क्रू थी, 3 क्रू शहीद हो गए, इसके बारे में भारत सरकार ने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया। जो दिल्ली में उनके एम्बेसडर हैं, डिप्टी एम्बेसडर हैं, उनको तलब किया गया और एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है शो कॉज नोटिस इशू करने का कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, भविष्य में आप क्या करेंगे, जवाब दें। तो अब हो ये रहा है कि अमेरिका से उन्होंने कंफ्यूजन चालू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आके कह दिया कि भारतीय इस वाले शिप पर हमला ईरान ने किया, ईरानी ड्रोन ने हमला किया।
जबकि जो भारतीय शिप है उसके क्रू ने जो अमेरिकन शिप जब उनको वार्निंग दे रहा था, पूरी वार्तालाप को टेप रिकॉर्ड कर लिया है, वो रिकॉर्डेड है, जिसमें अमेरिकन शिप का जो कैप्टन है या जो भी है क्रू, वो इस भारतीय क्रू वाले शिप से पूछ रहा है आपके शिप का नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या सामान लेके जा रहे हो, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, ग्रिड रेफरेंस बताओ। तो ये तो 2 मिनट में ही ये सामने आ जाता है कि ये अमेरिकन शिप है जिसने फायर किया है। अब देखें अमेरिका ऑफिशियली क्या जवाब देता है। दूसरी बात है कि इंडियन नेवी भी लगातार वहां पर अपने वॉरशिप्स को मेंटेन की हुई है, लेकिन हमारे नेवी के जो वॉरशिप हैं वो नेवी के जो वॉरशिप हैं वो रहते हैं थोड़ा वॉर जोन से बाहर। नेवी के जो वॉरशिप हैं वो स्टेट ऑफ ओमान तक नहीं जाते हैं, वो उत्तरी अरब सागर में गश्त दे रहे हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो रेस्क्यू के लिए, रिलीफ देने के लिए इंडियन नेवी के शिप्स जा सकते हैं। तो फिलहाल हमारी नेवी के शिप्स वहां पर कोई ऑफेंसिव कार्रवाई करने के लिए नहीं गए हैं। हाँ, भारत सरकार ने उभय पक्ष से ये दरख्वास्त की है, ईरान से भी और अमेरिका से भी, कि दोनों मिलकर भारतीय शिप्स को या दूसरे देशों के शिप्स जिसमें भारतीय क्रू हैं उनको प्रोटेक्शन दें, और अगर कुछ होता है तो उनको ज्यादा से ज्यादा शिप को बोर्ड कर सकते हैं, क्रू को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फायरिंग ना करें। जी साहिल जी। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ, दोबारा रुकमत करता हूँ। करोड़ी सिंह सरकार, सर क्या भारतीय जहाजों पर हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों पर नई बहस शुरू हो चुकी है? निश्चित रूप से, क्योंकि जब कोई बड़ा संकट आता है और जो प्रभावशाली देश हैं वो कानून का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से बहस होती है कि इनको इफेक्टिव कैसे बनाए, भविष्य में कैसे इंश्योर करें कि इस तरीके का नहीं हो। लेकिन अभी जो घटना हुई उसमें सेंटकॉम जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि हमने किया है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान ने किया है, अमेरिका ने नहीं किया। तो एक बहुत ही विरोधाभास की स्थिति है। दूसरी तरफ जिन जहाजों पे स्ट्राइक किया है, 3 पे, उनमें इंडिया का फ्लैग नहीं लगे थे, भारत का झंडा नहीं था। तो लेकिन वहां क्रू मेंबर थे, जो मरे हैं वो भारतीय हैं, बाकी जिनको रेस्क्यू किया है वो भी भारतीय हैं, तो भारत के क्रू मेंबर तो थे। लेकिन अगर भारतीय शिप नहीं थे तो एक अलग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि भारत का फ्लैग नहीं था। तो सेंटकॉम ये पोजीशन ले सकती है कि हमने भारत के नहीं किया, दूसरे देश के छोटे देश, एक को गयूं पे, एक का क्या मालूम कौन से देश का, अलग अलग देशों के फ्लैग थे, और कहते हैं सिंगापुर बेस्ड कोई कंपनी है उसका ओनरशिप थी। जो भी स्थिति हो, अब एक और अभी न्यूज स्प्रेड हो रही है कि 4th शिप पे भी कोई अभी अटैक किया है, और उसको लेके हमारे विदेश मंत्रालय ने तो डिनाइल इश्यू कर दिया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको थोड़ा कवरेज दिया है कि इस तरह की बातें आ रही हैं, और उन्होंने न्यूज एजेंसी को भी कोट किया कि उस न्यूज एजेंसी का कहना है। तो ये उस तरह के रूमर के रूप में तो नहीं है, लेकिन इस तरह का 4th शिप की भी बात की जा रही है, उसमें भी कुछ लोग मर गए हैं ऐसा भी कह रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति अगर 4th है, सही है वो, तो फिर तो और ज्यादा स्थिति बिगड़ती लग रही है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब सुपर पावर नहीं मानेंगे बात, तो कानून का उल्लंघन करते हैं, तो कौन, उसकी सैंक्टिटी क्या होगी कानून का। मान लीजिए किसी भी देश में वहां की सरकार कानून नहीं मानेगी, तो फिर उस देश के कानून की सैंक्टिटी क्या होगी। उसी तरीके से अगर सुपर पावर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को नहीं मानते हैं, छोटे देशों से तो संयुक्त राष्ट्र संघ मनवा लेता है, लेकिन बड़े देशों से, सुपर पावर से मनवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब जो मेजर कंट्रीज हैं उनमें मतभेद तो होता है, लेकिन मतभेद इस सीमा तक चला जाए कि जहां मानवीय हित को आप नुकसान पहुंचाएं, वो या मानवीयता को भी दांव पे लगाते हैं, मेरे ख्याल से वो एक अनार्की, अराजकता की स्थिति पैदा करता है। और अराजकता की स्थिति होती है, उसको हम जंगल राज कहते हैं। तो अगर क्या मानव समाज है वो वापिस जंगल राज की तरफ जा रहा है, अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक स्थिति है। और जब इतने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे हथियार हों
और जंगल राज की तरफ जाएंगे तो दुनिया का कितना विनाश होगा उसकी आप और हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि कितना विनाश हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं एक सभी देशों को एक सभ्य देश की तरह, सभ्य व्यक्ति की तरह, सभ्य समाज की तरह से एक सही रास्ते पे आना चाहिए, जिससे अराजकता नहीं हो, जंगल राज की स्थिति की तरफ दुनिया नहीं लौटे और विनाश की तरफ नहीं जाए। लेकिन ये आप और हमारी एक कामना हो सकती है, विश हो सकती है, लेकिन इस पे कैसे लाया जाए, इसके लिए सभी देशों को मिलकर सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। जी साहिल। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका मैं करता हूँ गुरु कैप्टन युक्ति सरकार। सर, भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत की सामरिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, किस तरह से जवाब जो है वो देना चाहिए? हाँ साहिल, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाया है। डिप्टी एम्बेसडर आए, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, कड़े शब्दों में उनको कहा गया कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या और ऑप्शंस थे? साहिल, जहाँ तक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का बात है, सभी मित्र देशों के बीच में इतना ही मैक्सिमम कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका की बात अलग है। अमेरिका अपने जो नागरिक हैं उनकी दुनिया में कहीं पे भी मौत टॉलरेट नहीं करता। इजराइल भी उन देशों में से है जो कि दुनिया में कहीं पे भी अगर इजराइल के नागरिकों की मौत हो जाए उसको टॉलरेट नहीं करता। जी। लेकिन अमेरिका अलग देश है। इजराइल की तो बात ही क्या करें, मोसाद ढूंढ के किसी ना किसी को पकड़ ही लेती है दूसरे देश में। लेकिन देखो, भारत इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है वो फॉलो करता है। इससे ज्यादा भारत क्या कर सकता है? फिलहाल देखिए, एस जयशंकर जी विदेश मंत्रालय के लेवल पर इसको टेकअप कर चुके हैं। अब इसके ऊपर आमतौर पे किसी भी देश में, भारत ही नहीं विदेशों में भी, किसी भी देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इस तरह के मामलों में दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से प्रोटोकॉल के तहत बात नहीं करते, भिड़ते नहीं हैं, आर्गुमेंट नहीं करते हैं। तो जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया में बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लें। अब मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से मित्रता तो है, लेकिन देखिए, जो लोग डिप्लोमेसी में डील करते हैं, हमारे यहाँ आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं, हमेशा ये तय रहता है कि किस तरह के विषयों को किस लेवल पर एस्केलेट किया जाएगा। तो फिलहाल एस जयशंकर अगर अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं, मार्को रूबियो, तो वो शायद हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन ऑलरेडी हो गया है। जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ करोड़ी सर का। सर, ईरान के जो कट्टरपंथी गुट हैं उनका जो विरोध है संभावित डील को कितना प्रभावित कर सकता है, और क्या डील हो भी पाएगी या नहीं? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि साहिल बहुत ज्यादा सस्पिशन है। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि डील हो रहा है, जल्दी हो सकता है। पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा था उसने भी एक कह दिया कि डील होगा, और उसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, चाहे वो जेनेवा में हो, चाहे ये किसी गल्फ कंट्री में हो, लेकिन नाम उसका रहेगा इस्लामाबाद अकॉर्ड, जो पाकिस्तान अपनी क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड रहे नहीं, ये नहीं है जो मेन चीज है कि क्या अकॉर्ड होगा या नहीं होगा। और अभी ईरान ने पूरी तरह से नहीं कहा है कि हम तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हम आपके फंड्स रिलीज कर देंगे। अमेरिका ने एक चीज पे मुझे लगता है कि सहमति बन सकती है, और वो सहमति ये हो सकती है कि उनके ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनके सुपरविजन में रखने की बात हो सकती है। वो ईरान में ही उनका सुपरविजन रहे, और वो होता है तो ट्रंप, जिसका जेसीपीओ का ट्रंप ने विरोध किया था और बार बार अब भी कह रहे हैं कि मैं अच्छा एग्रीमेंट करूंगा, तो उससे ये एग्रीमेंट होगा, वो कितना अच्छा होगा ये अमेरिकन नागरिकों को या अमेरिका की जो कांग्रेस है उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि आपने इतनी लड़ाई लड़ी, अमेरिका का इतना नुकसान किया, और वो तो आपने जो एग्रीमेंट किया वो अमेरिका के हित में किस रूप में है। खैर, ट्रंप हर हालत में निकलना चाहता है, और अभी भी इजराइल नहीं चाहता कि ईरान को से एक डिग्निफाइड तरीके से ये अमेरिका भी निकल जाए और ईरान भी डिग्निफाइड तरीके से यहाँ रह ले। तो इस
तरह का अभी तो इजराइल बीच में फिर आएगा, मुझे लगता है किसी न किसी रूप में। तो अभी तो जैसे हम बोलचाल में कहते हैं अभी दिल्ली दूर है, तो अभी अकॉर्ड बहुत दूर है। जहां तक भारत की बात कही तो भारत के प्रधानमंत्री ऐसे कयास लगा रहे हैं कि अगले हफ्ते ट्रंप साहब से मुलाकात कर रहे हैं G7 की मीटिंग में फ्रांस में। तो हो सकता है कि वो भारत वाला जो मुद्दा है, जो भारतीयों की हत्या हुई है, उसको लेके वो मामला उठाएं। तो बातचीत तो कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि भारतीय हित को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना जी। चाहिए। लेकिन अकॉर्ड के बारे में मुझे अभी भी बहुत ज्यादा संदेह है, क्योंकि ईरान ने क्लियर कट नहीं कहा है। उधर से हो सकता है कि वेंस, JD वेंस आए, लेकिन इधर से ईरान में अभी ये तय नहीं है कि उसमें सिग्नेचर करने कौन जाएगा। वो वहाँ यहाँ की असेंबली के स्पीकर जाएंगे या या विदेश मंत्री जाएंगे या ईरान के प्रेसिडेंट जाएंगे। अभी इधर ईरान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अभी भी बहुत टाइम लगेगा। और एक ही टाइम में जो जितने इतने बड़े इश्यू हैं, तो एक अकॉर्ड में, एक मीटिंग में और एक ही ड्राफ्ट में तय हो जाएं, ये प्रैक्टिकली असंभव लगता है। कि जितना कूटनीति का मुझे नॉलेज है कि हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, आके बैठ के साइन कर दो, अभी उस लेवल की मेच्योरिटी या उस तरह का मेच्योर ड्राफ्ट मुझे लगता नहीं है कि हुआ है, जितनी कूटनीति की मुझे समझ है। जी साहिल। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत। तो कुल मिलाकर चाहे POK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भड़कता जन आक्रोश हो या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स में अमेरिका तैनात ईरान तनाव के बीच भारत की सख्त कूटनीतिक प्रतिक्रिया, दोनों घटनाक्रम इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। एक तरफ POJK में राजनीतिक अधिकारों और मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में समुद्री सुरक्षा और परमाणु समझौते को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में इन दोनों मोर्चों पर होने वाले फैसलों न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल नजरें कूटनीति, सुरक्षा और वैश्विक दबाव की अगली चाल पर टिकी हैं। सवाल आज का में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।